नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य की पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें हिंदी व्याकरण का एक बड़ा भाग है जहां से हिंदी व्याकरण के प्रश्न बनेंगे। लेकिन हिंदी व्याकरण में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से हिंदी व्याकरण में 2 से 3, 4 और कई एग्ज़ामों में तो 5 प्रश्नों तक भी आए हुए हैं। हमें इन्हें देखने की अति आवश्यकता है। एक बार एग्ज़ाम में बैठने से पहले हिंदी के साथ हम अंतिम प्रहार करेंगे साहित्य की पाठशाला के साथ हिंदी व्याकरण के हिंदी वर्णमाला टॉपिक पर। आज हम देखने चल रहे हैं हिंदी वर्णमाला। सबसे पहली बात तो हमें वर्णों के को समझने की आवश्यकता है कि वर्ण होते क्या हैं। देखिए, सबसे जो मूल संरचना है वो ध्वनि है। और ध्वनि क्या होती है कि ध्वनि वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त वह रूप है जो हमारी कर्णेंद्रिय को स्पंदित करती है। यही ध्वनि जब दृश्य रूप में अंकित की जाती है तो वह वर्ण कहलाती है। और यही वर्ण जब व्यवस्थित रूप से एक समूह में आ जाते हैं तो वही वर्णमाला होते हैं। देखिए, एक बार ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम से पहले एक बार ये वीडियो आप लोग डबल स्पीड पर ही करके 2x पर ही देख लें, किंतु अवश्य देख लें एक बार। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की मूल विशेषता है कि यह सरल, निरवयव एवं अविभाज्य अवयव होता है। देखिए, ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं, कथन निष्कर्ष में ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं। यूपीपी के एग्ज़ाम में भी हिंदी में कथन निष्कर्ष में प्रश्न बनने लगे हैं, तो वहाँ ऐसे कथन में आ सकता है कि वर्णों की मूल विशेषताएं क्या होती हैं। फिर नीचे दे दिया जाएगा कि वर्णों की मूल विशेषता है कि यह सरल, निरवयव एवं अविभाज्य अवयव होता है जिसका और अधिक खंड नहीं हो सकता है। तो इस पर अगर इसको देखे रहेंगे तो आप तुरंत आपको माइंड में क्लिक करेगा और वहाँ पे आप कथन निष्कर्ष वाले ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है। तो वर्णमाला में भी हमें सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखने की अति आवश्यकता है। आगे देखिए, जैसे एक शब्द है परिवार। परिवार शब्द का जब हम विभाजन करेंगे तो इस कई वर्णों में बटेगा। सबसे पहले इसको हम स्वर व्यंजन में बांटेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन को भी हम स्वर रहित करेंगे, यानी स्वर रहित व्यंजन बनाएंगे हलंत लगा करके। और तब इस तरह से जब हम देखेंगे तो परिवार 8 वर्णों का समूह होगा जिसमें 4 स्वर और 4 व्यंजन होंगे। हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः स्वर एवं व्यंजन के रूप में व्यक्त किया जाता है, किंतु ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल स्वर व्यंजन में ही नहीं, स्वर व्यंजन और अयोगवाह में भी व्यक्त किया जाता है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 मूल स्वर होते हैं और 33 मूल व्यंजन होते हैं। 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख सुनिए कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 मूल स्वर, 33 मूल व्यंजन, 2 उच्छिष्ट व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह भी होते हैं। अब देखते हैं स्वरों के विषय में। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है। ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में भी समझने की आवश्यकता है। 3 प्रकार में होते कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। प्लुत स्वर नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, प्लुत स्वर नहीं होता है। प्लुत स्वर संस्कृत व्याकरण का भाग है, हिंदी व्याकरण का नहीं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में देखिए क्या आते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत टिक करेंगे कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं। ये 2 समान मूल स्वरों के योग से बनते हैं। मतलब एक ह्रस्व आ और दो ह्रस्व आ को मिलाकर एक दीर्घ आ बनेगा, 2 ह्रस्व ई को मिलाकर एक दीर्घ ई बनेगी, 2 ह्रस्व उ को मिलाकर एक दीर्घ उ बनेगा। इस तरह से जो दीर्घ मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। आगे देखिए, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? 2 असमान मूल स्वरों के योग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ।
जो ए संयुक्त स्वर होता है वो मूल स्वर ह्रस्व आ और ह्रस्व ई के संयोग से बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। फिर चाहे वो टीजीटी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर्स के एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट के एग्ज़ाम हो, और चाहे वो यूपीपी के एग्ज़ाम हो या अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सा वर्ण किन दो वर्णों को मिला करके बना हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर ए किन दो स्वरों को मिलाकर बना है। तो आप बताएंगे कि संयुक्त स्वर ए ह्रस्व आ और ह्रस्व ई को के संयोग से बना है, आ और ए के संयोग से बना है, ओ आ ह्रस्व आ और ह्रस्व ऊ के संयोग से बना है, आओ ह्रस्व आ और ओ के संयोग से बना है। हमने देखा कि स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें मूल स्वर जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आते हैं। मूल स्वर की संख्या 4 है, आ ई उ री, और इसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। इसी तरह से संयुक्त स्वर की संख्या 4 है, ए ऐ ओ औ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है और इन संयुक्त स्वरों का निर्माण किन दो मूल स्वरों को मिलाकर होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, इसे देख करके एक बार जाइएगा। मैं कह रहा हूँ, फिर से आपसे कह रहा हूँ एक बार कि यह वीडियो आप डबल स्पीड पे देख लीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा, लेकिन एक बार इसे अवश्य देख कर जाइएगा। जैसे हम देखें कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी तरह से ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। इसे देखने की अति आवश्यकता है। फिर से स्वरों को एक बार देख लीजिए कि स्वरों की संख्या 3 होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वरों की संख्या 3 होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री। इसी के साथ दीर्घ स्वर आते हैं, जिनमें दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। आगे देखते हैं कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर में विभक्त किया जाता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इसे 3 के अंक लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे ओम, हिंदी में ये इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा, हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन प्रकरण को। व्यंजन प्रकरण में हम देखते हैं कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। व्यंजन को मुख्यतः वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म एवं संयुक्त के रूप में विभक्त किया जाता है। हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। सबसे पहली बात तो वर्गीय व्यंजन को वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब हम का से लेकर माँ तक के व्यंजन को लिखते हैं तो उनको लिखने के बाद उनके जो चारों तरफ की भुजाएं होती हैं सभी नंबर्स 5-5 आते हैं जो कि बराबर होते हैं। वर्ग की परिभाषा होती है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, ऑल साइड आर इक्वल होंगी, वही क्या होगा, वर्ग होगा। जब वर्ग होगा तो उससे बने हुए व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। व्यंजन से बने ऐसे वर्ग को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इनके विषय में समझते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, जिनमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन सभी व्यंजनों में हम देखेंगे सबसे पहले का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, जिसमें का, ख, ग, घ और अंगा ये 5 वर्ण आते हैं। इसके बाद आता है चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है, जिसमें 5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद मूर्धा
का मूर्धा से उच्चारण होता है ट वर्ग का, जिसमें आते हैं 5 वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अण। और इसके बाद ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है ता, थ, द, ध, न। फिर पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है प, फ, ब, भ, म। ये उच्चारण स्थान और वर्ग थे, लेकिन इसके साथ साथ एक होते हैं पंचमाक्षर वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है और पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान होता है नासिका। जैसे कि हम कहें अंगा, इया, डा, न, म, ये पंचमाक्षर होते हैं और इन पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे नासिक के भाग पर अत्यधिक बल पड़ता है, इसलिए इसे नासिक के वर्ण या नासिक व्यंजन कहा जाता है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है य, र, ल, व। इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये स्वर एवं व्यंजन के बीच में होते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। य, र, ल, व ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। इसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये 4 होते हैं श, ख, श, ह। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म इसलिए कहा जाता है कि ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन संख्या 4 होती है। अब वर्णमाला में देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन के निर्माण कैसे ये बने होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लीजिएगा कि जैसे छ का निर्माण किन 2 वर्णों से होता है, तो क और श के संयोग से छ का निर्माण होता है। इसी तरह से त्र का निर्माण कैसे होता है, तो त और र के संयोग से त्र का निर्माण होता है। इसी तरह से ज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो ज और इया के संयोग से ज्ञा का निर्माण होता है। स्र का निर्माण कैसे होता है, तो श और रा के संयोग से स्र का निर्माण होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये बनते किनके संयोग से हैं। आगे देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं ड और ढ। इन व्यंजनों का विकास अपभ्रंश से हुआ है, जहाँ से यह हिंदी में ग्रहण किए गए हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई त्वरित गति से नीचे गिरती है, इसी कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अब इसके आगे एक बार फिर से हम थोड़ा सा वर्णमाला को ब्रीफली देख लेते हैं कि वर्णमाला में हम जब इस वर्णमाला का विभाजन करते हैं तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसे मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है, जिसमें 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और उसके बाद 2 उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं। और उसके बाद संयुक्त अक्षर जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, उनकी संख्या 4 होती है और अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह 2 होते हैं अन और अह। अब आगे हम देखते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान, किन व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान हमने देख लिया है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है और इसी तरह टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अंतस्थ व्यंजन में या का उच्चारण तालव्य से होता है, रा का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, ला का उच्चारण स्थान दंत से होता है, वा का उच्चारण दंत्योष्ठ से होता है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखिए, श का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है, श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है, सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण ये वायु के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है या अल्प वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें अल्पप्राण, और जिनके उच्चारण में अत्यधिक वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजनों को अल्पप्राण एवं महाप्राण व्यंजनों के रूप में
बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे का वर्ग में देखें का, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ण हैं। अब इन 5 वर्णों में हमें देखना है प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और पांचवा, ये 3 वर्ण अल्प प्राण होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा देखें तो कैसे, जैसे का वर्ग में का वर्ण, गा वर्ण और अंगा वर्ण, ये तीनों अल्प प्राण होंगे। ये तीनों अल्प प्राण होंगे क्योंकि परिभाषा यही है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्प प्राण होगा। इसी तरह से जब महाप्राण की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए का वर्ग देखें, का वर्ग में 5 वर्ण हैं, का, ख, ग, घ, अंगा। अब महाप्राण ढूंढना हो तो सीधी सीधी परिभाषा को देखिए कैसी है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। तो का वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण है ख और घ, ये दोनों महाप्राण होंगे। इनके उच्चारण में वायु की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं एक बार कि अल्पप्राण और महाप्राण में और कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे जितने भी अंतस्थ हैं या, र, ल, व, ये सब क्या हैं, अल्प प्राण माने जाते हैं। और जो ऊष्म हैं सा, खा, शा, हा, वो महाप्राण माने जाते हैं। और एक बात और बहुत ध्यान देने की है कि जितने भी स्वर होते हैं सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। एक भी स्वर महाप्राण नहीं होगा। सभी के, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो, चाहे वो दीर्घ स्वर हो, चाहे वो संयुक्त स्वर हो, सभी के सभी स्वर अल्प प्राण होंगे, महाप्राण नहीं होंगे। अल्प प्राण और महाप्राण की यह एक तालिका जिसे एक बार देख लीजिएगा। अल्प प्राण में क, च, ट, त, प, ये सब वर्ग आए। इन सब वर्ग के सभी व्यंजनों में हम देखेंगे कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण होगा। सभी स्वर अल्प प्राण होंगे और जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो अल्प प्राण होंगे। जो ऊष्म व्यंजन हैं वो महाप्राण होंगे। जो पंचमाक्षर हैं जिन्हें मैंने अनुनासिक बताया कि जिनका उच्चारण स्थान नासिका की सहायता से होता है, अंगा, इया, ड, न, म, ये सब अल्प प्राण होंगे। इन्हीं सब के साथ साथ अल्प प्राण महाप्राण के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है अघोष और सघोष का। अघोष एवं सघोष वर्णों में अंतर आवाज़ के भारीपन के आधार पर किया जाता है। अघोष वर्णों में आवाज़ कम भारी होती है, सघोष वर्णों में आवाज़ अत्यधिक भारी होती है। वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों में प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष वर्ग होता है, अघोष वर्ण होता है। जैसे का वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होगा। जैसे का वर्ग में क, ख अघोष होगा, चा वर्ग में च, छ अघोष होगा। लेकिन सघोष की बात की जाए, सघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। जैसे का वर्ग में गा, घा, अंगा, ये क्या होंगे, सघोष होंगे। चा वर्ग में ज, झ, इया, ये सघोष होंगे। एक बार फिर से देखिए अघोष और सघोष क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। ये इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे जो वर्णमाला के अनुसार समझने की अति आवश्यकता थी, जिन्हें अयोगवाद ध्वनियों में हमने अन और अहा को देखा ही है। और इस तरह से हम एक बार फिर से वर्णमाला की संरचना को देख लेते हैं कि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होंगे। स्वरों की संख्या 11 होगी। इसी तरह से व्यंजनों में 25 होगी, वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होगी। और वर्गीय व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आएंगे। अंतस्थ व्यंजन में 4 आएंगे, या, रा, ला, व। ऊष्म में 4 आएंगे, सा, खा, शा, हा। इसी तरह से संयुक्त में छ, त्रंग, ज्ञा, स्रा। उच्छिष्ट में ड, ढ, ये आएंगे। और अयोगवा की संख्या 2 होती ही है। अब इन सब के बाद आइए कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। 4 ऑप्शन हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष कहते हैं। इस तरह से यहाँ ऑप्शन 1 सही होगा। दूसरा देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन है पहला श, ख, श, ह। दूसरा ऑप्शन है त, थ, द, ध। ऑप्शन नंबर सी है ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन नंबर डी है च, छ, ज, झ।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शा खा शाह, जो कि ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यारा लावा व्यंजन को कहते हैं, क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यारा लावा, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि यारा लावा व्यंजन को कहते हैं, तो इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब चौथा प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी शब्द। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए वर्णों के संकलन को, ऑप्शन बी शब्द गणना को, ऑप्शन सी शब्द समूह को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? ह्रस्व ध्वनि की बात की जा रही है और इसमें ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ अ, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है ए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ह्रस्व ध्वनि, इनमें से एक भी ह्रस्व ध्वनियाँ नहीं है। ह्रस्व ध्वनि होती है ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। री भी होती है ह्रस्व ध्वनि, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण के विषय में बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है का, ऑप्शन नंबर बी है खा, ऑप्शन नंबर सी है गा और ऑप्शन नंबर डी है ब। तो इनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी खा सही हो जाएगा, जो कि का वर्ग का दूसरा वर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाप्राण। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का लेवल भी ठीक ठाक है कि पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे अंगा, ऑप्शन नंबर बी इया, ऑप्शन नंबर सी न, ऑप्शन नंबर डी अण। तो इसमें जो पंचानन शब्द में अनुस्वार ध्वनि प्रयुक्त की गई है वो ऑप्शन नंबर बी इया के स्थान पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये ध्वनियाँ वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में नहीं है, क्योंकि इन ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। क, ग, ज, फ इन ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न को सॉल्व करने से महत्वपूर्ण यह है कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अब इनका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की, ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज़ी की, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भाषा की। तो जिन ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगता है वो ध्वनियाँ संस्कृत की, अंग्रेज़ी की या दक्षिणी भाषा की नहीं, वो ध्वनियाँ अरबी और फारसी की होती हैं। प्रश्न संख्या 9 में जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं ये, क, ग, ज, फ। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मूर्धन्य वर्ग, ऑप्शन नंबर बी तालव्य वर्ग, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ वर्ग, ऑप्शन नंबर डी कंठ वर्ग। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य वर्ग कहते हैं। आज हमने हिंदी वर्णमाला को समझा है, हिंदी वर्णमाला देखा है और मुझे यह उम्मीद है कि आपके निकट होने वाले इस यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में ये वर्णमाला से यह अभ्यास आपको कुछ न कुछ लाभ पहुंचाएगा और वर्णमाला से आने वाले लगभग सभी प्रश्न आपको इसी से मिल जाएंगे। और एक बार इस वीडियो को आप भले ही 2x पर देखें किंतु अवश्य देखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा वीडियो आपको जल्द से जल्द और हमेशा मिलता रहे।